हाँ तो भाई, कैसे हैं आप सभी? अच्छे? चलो, तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने एक टॉपिक देखा था जिसका नाम था oogenesis यानी कि अंड जनन। ठीक है भाई, तो जो अंड जनन वाला जो टॉपिक है वो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था। ठीक है, और उसमें जो मोस्ट वन आपको लर्न करना था ना, वो आरेख याद करना था कि अंड जनन का आरेख कैसे बनाया जाता है। ठीक है भाई, तो बहुत सिंपल तरीके से हमने उसको देखा था। जैसे मैं उसको एक बार और आपको रिवाइज करा दूं। देखिए, सबसे पहले आपके पास एक द्विगुणित कोशिका होती है और इस द्विगुणित कोशिका का नाम होता है आदि जनन कोशिका। क्या होता है भाई? आदि जनन कोशिका। अच्छा, oogenesis की जो क्रिया है वो टोटल 3 चरणों में संपन्न होती है। एक तो गुणन प्रावस्था, एक वृद्धि प्रावस्था और एक परिपक्वन प्रावस्था। ठीक है, तो जो मल्टीप्लिकेशन फेज होती है यानी कि गुणन प्रावस्था जो होती है उसमें तो सिंपल सी बात है कि मतलब विभाजन ही होते रहेंगे, समसूत्री विभाजन होता रहेगा लगातार। ठीक है, वृद्धि प्रावस्था ऐसी होगी जिसमें कोई भी सेल अपने आकार में वृद्धि कर लेगी, और परिपक्वन प्रावस्था ऐसी प्रावस्था होगी जिसमें वृद्धि की हुई जो कोशिका होती है वो अपने अंदर अर्धसूत्री विभाजन करती है और गैमेट का निर्माण करती है। क्योंकि आपको पता ही है कि जब भी गैमेट बनते हैं तो हमेशा मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, तो ये एक डिप्लॉयड सेल थी जिसका नाम था आदि जनन कोशिका और ये अंडाशय की है। ठीक है भाई, तो अब ये जो कोशिका होती है वो अपने अंदर लगातार क्या करती है? समसूत्री विभाजन करती है। ये लगातार समसूत्री विभाजन कर रही है। अच्छा, जब ये समसूत्री विभाजन करती है ना तो बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती हैं, और ये सभी की सभी कोशिकाएं कैसी होती हैं? डिप्लॉयड यानी कि द्विगुणित होती हैं। तो इन कोशिकाओं को आप बोलते हैं ऊगोनिया। क्या बोलते हैं आप इनको? ऊगोनिया बोलते हैं ना। अंड मात्र जनन कोशिका भी आप इनको बोल सकते हैं। ठीक है, अंड जनन कोशिका भी आप इनको बोल सकते हैं या ऊगोनिया भी आप इनको बोल सकते हैं। ठीक है भाई, तो सुनिए, अब ये जो ऊगोनिया बनी किससे बनी? आदि जनन कोशिका से या प्रीमोर्डियल सेल से। कैसी हैं ये? डिप्लॉयड हैं, द्विगुणित हैं सभी की सभी। अब केवल एक ऊगोनिया, देखो यहाँ याद रखना, चलो मैं शुक्र जनन बताऊंगा तब बताऊंगा उसको ना। केवल आप इतना याद रखिए कि ये जितनी भी ऊगोनिया बनी हैं उनमें से हर महीने केवल एक ऊगोनिया ही अपने आकार में वृद्धि करती हैं। ये सभी एक साथ अपने आकार में वृद्धि नहीं करेंगी, इनमें से केवल एक अपने आकार में वृद्धि करेगी। और जो ऊगोनिया अपने आकार में वृद्धि कर लेती है हम उस ऊगोनिया को बोलते हैं फिर प्राथमिक ऊसाइट। क्या बोलते हैं भाई? प्राथमिक ऊसाइट यानी कि प्राथमिक अंडकोशिका। ठीक है, तो ये प्राथमिक ऊसाइट बन गया। अब ये जो प्राथमिक ऊसाइट होता है इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। कौन सा होता है? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, जिससे इसमें 2 कोशिकाएं बनती हैं, एक बड़ी कोशिका बनती है और एक छोटी कोशिका बनती है। तो जो छोटी कोशिका बनती है उसे तो बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी, और जो बड़ी कोशिका बनती है ना उसको बोलते हैं हम द्वितीयक ऊसाइट। क्या बोलते हैं भाई? द्वितीयक ऊसाइट या द्वितीयक अंड जनन या द्वितीयक अंड कोशिका। तो ये जो द्वितीयक ऊसाइट होता है इसमें फिर अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा। देखो इसमें भी होता है पर इसका कोई महत्व नहीं है, ये नष्ट हो जाती है आगे चल के ना। फर्स्ट पोलर बॉडी जो है विभाजन करेगी, 2 पोलर बॉडी बनाएगी, वो नष्ट हो जाएंगी, थोड़ा बहुत पोषण देंगी और नष्ट हो जाएंगी ऐसे। तो ये जो द्वितीयक ऊसाइट है ये फिर अपने आप में अर्धसूत्री सेकंड करता है, जिससे फिर 2 असमान कोशिकाएं बनी। अब जो बड़ी कोशिका बनी ये तो है वास्तविक अंड, और जो छोटी कोशिका बनी दूसरी ये है सेकंड पोलर बॉडी। ठीक है, तो आप देखिए आपने एक प्रीमोर्डियल सेल से क्या बना लिया है? एक वास्तविक अंड बना लिया है। तो आप इसी घटना को किस नाम से जानते हैं भाई? oogenesis या अंड जनन के नाम से जानते हैं। आगे बात समझ में? तो ये होता है भाई oogenesis। अब मेरी एक बात सुनिए जरा ध्यान से, मैंने कल भी आपको बताया था कि भाई अंडोत्सर्ग के रूप में केवल द्वितीयक oocyte ही फैलोपियन नलिका में आता है।
ठीक है। और जब कोई शुक्राणु इससे टच कर जाता है या शुक्राणु जब इसके संपर्क में आता है तो ही ये सेकंड मियोसिस करती है। यदि कोई शुक्राणु इस द्वितीयक oocyte से संपर्क में नहीं आए तो इसमें कभी भी सेकंड मियोसिस नहीं होता है और अंड जनन की क्रिया यहीं पर समाप्त हो जाती है, मतलब आगे प्रोसेस नहीं बढ़ती। ये जो आगे वाली प्रोसेस है ना, ये कब होती है? जब कोई फीमेल मैथुन क्रिया करती है और कोई शुक्राणु उसके अंड के पास जाए द्वितीयक oocyte के, तब ये क्रिया होती है, आगे बढ़ती है। ठीक है। तो नीट में ये क्वेश्चन पूछा था, बेसिक क्वेश्चन। मैं आपसे कहता ही रहता हूँ कि भाई हमेशा जो क्वेश्चन है नीट में कुछ माइंड लेवल से पूछे जाते हैं, बेसिक लेवल से। तो उसने एक क्वेश्चन पूछा कि एक 23 साल की कुंवारी लड़की है। अब कुंवारी मैंने आपको कल बताया था, इसलिए तो बताया था, है ना। हर शब्द को मैं इसलिए तो एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको कहीं दिक्कत नहीं आए। कुंवारी लड़की का मतलब होता है जिसने कभी भी मैथुन क्रिया नहीं की है। समझ गए आप मेरी बात को? वर्जिन जिसको बोलते हैं। तो वो कहता है, क्वेश्चन कहता है, नीट में पूछा गया था कि 23 साल की एक कुंवारी लड़की है, तो बताइए उसके अंडाशय में कितनी सेकंड पोलर बॉडी बनेंगी। ध्यान से सुनना मेरे इस क्वेश्चन को। उसने कहा कि 23 ईयर्स ओल्ड एक वर्जिन गर्ल है, एक कुंवारी लड़की है, तो उसकी बॉडी के अंदर अब तक कितनी सेकंड पोलर बॉडी बन चुकी होंगी, है ना, या बनेंगी। आप मेरी बात को समझिए। क्वेश्चन क्या पूछा उसने? कितनी सेकंड पोलर बॉडी बनी होंगी। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए बताइए? देखो इसका कैलकुलेशन का तरीका है। वो कहते हैं कि भाई चलिए ठीक है, 13 साल की एज में उसका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ, मान लीजिए 13 साल की एज में, और हर महीने 1 सेकंड पोलर बॉडी बनती है। हर महीने कितनी? 1 सेकंड पोलर बॉडी। तो भाई 13 से और 23 मतलब 10 साल हो गए, 12 महीने तो 120 हो गए, तो लगभग 120 सेकंड पोलर बॉडी। ऐसे कुछ बच्चों के आंसर थे। तो मैं आपको बता दूं भाई, यहाँ पर सेकंड पोलर बॉडी कितनी बनेंगी? 0। अरे यार, सेकंड पोलर बॉडी कैसे बन जाएंगी जब लड़की कुंवारी है? मेरी बात को समझिए। ये क्वेश्चन तभी तो उसने पूछा था। वो कहता है कि कुंवारी लड़की है तो उसमें कितनी सेकंड पोलर बॉडी बनेंगी। तो उसमें दिमाग ही नहीं लगाना था। छोटी सी बात थी कि यार कुंवारी लड़की है तो सेकंड पोलर बॉडी बनने का तो कोई चांस ही नहीं है। समझ रहे हैं? क्योंकि उसने कभी मैथुन क्रिया ही नहीं हुई है, तो शुक्राणु कभी भी इसके पास नहीं पहुंचा, और जब तक शुक्राणु इस द्वितीयक oocyte के पास नहीं पहुंचता है तो उसमें कभी भी सेकंड मियोसिस नहीं होता। और यदि सेकंड मियोसिस नहीं होगा तो बताइए वास्तविक अंड और सेकंड पोलर बॉडी कैसे बन जाएंगे? आगे बात समझ में? तो ये क्वेश्चन नीट में वहाँ पूछा गया था भाई। समझ रहे ना आप? तो बिल्कुल ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई नीट में, कोई बिल्कुल भी टिपिकल क्वेश्चन नहीं आता। समझ रहे? हाँ। तो ये आपका कंप्लीट था भाई oogenesis यानी कि अंड जनन। इसका हिंदी आरेख भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत सिंपल है, वो भी तुलनात्मक करके बताऊंगा मैं अभी। देखिए इसके बाद अब हम चलते हैं अपने एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की ओर, और जिस टॉपिक का नाम है शुक्र जनन। शुक्र जनन, जिसको आप स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो अंड जनन को तो आप कहते हैं oogenesis, और शुक्र जनन को आप कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। बात समझ में आ गई? देखिए तो वहाँ तो हमने एक अंड का निर्माण किया था। आज जो हम निर्माण करेंगे वो किसका करेंगे? एक स्पर्म का, शुक्राणु का निर्माण करेंगे। ठीक है, किसका निर्माण करेंगे? शुक्राणु का। तो हम पढ़ रहे हैं भाई शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस। अब इसकी डेफिनेशन तो वही नॉर्मल है कि वहाँ पे अंडाशय की आद्यजनन कोशिका से हमने अंडाणु का निर्माण किया था, और यहाँ पर वृषण की आद्यजनन कोशिका से शुक्राणु का निर्माण। यार कितनी सिंपल डेफिनेशन है। परिभाषा क्या कहती है कि वृषण की आद्यजनन कोशिका से शुक्राणु का निर्माण होना ही क्या कहलाता है?
स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई डाउट होगा, ठीक है। कोई भी टेस्टिस होता है, वृषण होता है, और उस वृषण के अंदर जो भी आदि जनन या आद्य जनन कोशिका होती हैं, यदि आप उनसे क्या बना लें, स्पर्म बना लें, तो आप इसी घटना को किस नाम से जानते हैं भाई? स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं, यानी कि शुक्र जनन के नाम से जानते हैं। तो ये तो ही परिभाषा, ठीक है भाई। देखो 3 परिभाषाएं हमने पढ़ी हैं। एक तो पढ़ी थी युग्मक जनन, जिसको आप गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो वहाँ तो सिंपल आपको इतना लिखना था कि जनदों की आद्य जनन कोशिका से, आप जनद लिख सकते हैं। देखो जनद को गौनेड बोलते हैं, और जनद जो होते हैं वृषण और अंडाशय को मिलाकर हम जनद बोलते हैं, ठीक है भाई, गौनेड बोलते हैं। तो जनद की आद्य जनन कोशिका से युग्मकों का निर्माण होना तो क्या हो गया? युग्मक जनन। यदि आप इनको अलग अलग डिफाइन करें, जैसे अंड जनन तो अंडाशय की बोल दीजिए, और शुक्र जनन की बात करें तो वृषण की बोल दीजिए, बस सिंपल सी बात है यार, ठीक है। तो अब जो ये तो बात हुई डेफिनेशन की इसकी, अब हम बात करते हैं इसके निर्माण की प्रक्रिया। तो यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान देना है भाई, थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये अंड जनन की तुलना में। सुनिए, शुक्र जनन की जो क्रिया है वो 2 चरणों में कंप्लीट होती है। देखो अंड जनन को तो हमने डायरेक्ट पढ़ लिया था कि ये डायरेक्ट 3 प्रावस्थाओं में, लेकिन यहाँ प्रावस्था ना होकर क्या है भाई? स्टेप है, चरण है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो क्रिया है वो कितने चरणों में संपन्न हो रही है भाई? 2 चरणों में। अब सबसे पहला जो चरण है वह है शुक्राणु पूर्वी का निर्माण। पहला स्टेप शुक्राणु पूर्वी का निर्माण, और सेकंड जो स्टेप है वह होता है शुक्र कायांतरण। एक एक चीज़ को क्लियर बताऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिए, दिख तो रहा है आपको क्लियर। इसके 2 चरण हैं, शुक्राणु पूर्वी का निर्माण और शुक्र कायांतरण, ठीक है भाई। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। अंड जनन में जो अंड था वो तो डायरेक्ट 3 प्रावस्थाओं में ही हमने बना लिया था, लेकिन जो ये शुक्राणु होता है, ये जो शुक्राणु होता है ना, वो 3 प्रावस्थाओं में न बन के पहले 2 स्टेपों से गुजरता है। 2 स्टेपों में बनता है भाई। तो सबसे पहले तो ये बना रहा है शुक्राणु पूर्वी, जिनको आप बोलते हैं स्पर्मेटिड। शुक्राणु पूर्वी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? स्पर्मेटिड, याद रखना इसको, ठीक है। अब देखिए ऐसा लग रहा है ना, शुक्राणु पूर्वी मतलब कोई ऐसी संरचना जो शुक्राणु से पहले की हो। आप मेरी बात को समझिए, शुक्राणु पूर्वी का निर्माण तो मतलब पहले तो एक ऐसी कोशिका बनेगी जो वास्तविक शुक्राणु नहीं होगा, समझ रहे ना, अर्थात शुक्राणु से पहले की संरचना बनेगी कोई। अरे उसी को तो आप शुक्राणु पूर्वी बोलेंगे भाई। पूर्वी माने पहले, शुक्राणु माने शुक्राणु, मतलब डायरेक्ट शुक्राणु नहीं बनता है। पहले चरण में क्या बनता है? ऐसी संरचना बनेंगी जो शुक्राणु से पहले की होंगी। अब जब पहले चरण में शुक्राणु से पहले की संरचना बनी है तो भाई लास्ट में क्या होगा? लास्ट में शुक्राणु बन जाएंगे उन्हीं संरचना से, और उस घटना को आप क्या बोलेंगे? शुक्र कायांतरण। याद कीजिए, कायांतरण मैंने आपको बताया था टेडपोल लार्वा में, मेंढक वाले में। कायांतरण का मतलब ही क्या होता है? वयस्क में बदलना या परिपक्व होना। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? देखो शुक्र माने शुक्राणु, कायांतरण माने इसका वयस्क में बदलना या परिपक्व होना। तो 2 चरण आपको स्पष्ट समझ में आ गए कि पहले तो एक ऐसी संरचना बनेगी जो अपरिपक्व शुक्राणु होगा। आप मैं ऐसे बोल दूं इसको, अपरिपक्व शुक्राणु, और फिर बाद में क्या होगा? वो परिपक्व हो जाएगा और उस घटना को आप शुक्र कायांतरण बोलेंगे। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इतनी बात अभी फिलहाल याद कीजिए कि भाई शुक्र जनन की जो घटना है या नर में जो शुक्राणु बनते हैं वो 2 स्टेपों से गुजरते हैं, 2 चरणों से।
पहले चरण में क्या बनती हैं, केवल स्पर्मेटिड बनती हैं, और दूसरे चरण में क्या होगा, जो स्पर्मेटिड बनेंगी वो आगे चल के क्या बना लेंगी, एक परिपक्व शुक्राणु बना लेंगी। तो ये 2 स्टेप हैं भाई। अब एक एक स्टेप को क्लियरली हम समझ के चलते हैं, ठीक है, एक एक स्टेप को। तो ये मैं तो मिटा दूं, इसकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं है अब। तो यहाँ अपना आरेख बना लेते हैं, ध्यान सुनना मेरी बात को। सबसे पहला जो चरण है वह होता है शुक्राणु पूर्वी का निर्माण, स्पर्मेटिड फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हमें शुक्राणु पूर्वी बनाना है। तो शुक्राणु पूर्वी जो बनता है वो वही 3 प्रावस्थाओं में बनता है। अब 3 प्रावस्था कौन कौन सी, पहली गुणन प्रावस्था, दूसरी वृद्धि प्रावस्था और तीसरी परिपक्वन प्रावस्था। वही प्रावस्था जो हमने अंडजनन में पढ़ी थी। देखो अंडजनन में तो तीनों प्रावस्थाओं से डायरेक्ट ही अंड बन गया था, लेकिन इन 3 प्रावस्थाओं से शुक्राणु डायरेक्ट नहीं बनता है, केवल शुक्राणु पूर्वी बनती है। ये अंतर आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। तो मैं डायरेक्ट आरेख बनाता हूँ, उसी से आपको समझना है, थ्योरी यहाँ ज़्यादा मायने नहीं रखती है। आपको यदि आरेख बनाना आता है तो थ्योरी तो अपने आप हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल सिंपल थ्योरी है, आप देखते हुए जरूर चलना। देखो सबसे पहले आपके पास वही एक द्विगुणित कोशिका, और ये भी क्या है भाई, प्रीमोर्डियल सेल है या आदि जनन कोशिका है, जो किसकी है, लेकिन वृषण की। और जब हम अंड जनन की बात कर रहे तो ये किसकी कोशिका थी, अंडाशय की। समझ में आ गई बात। तो इसमें गुणन प्रावस्था है, तो भाई गुणन प्रावस्था में तो वही समसूत्री विभाजन होते हैं। तो जब इसमें भी समसूत्री विभाजन होंगे तो यहाँ भी बहुत सारी कोशिकाएं बन जाएंगी। ये बन गई भाई बहुत सारी कोशिकाएं, और प्रत्येक कोशिका कैसी है भाई, डिप्लॉयड है, द्विगुणित है। तो आदि जनन कोशिका में लगातार समसूत्री विभाजन होने से द्विगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है, और इन द्विगुणित कोशिकाओं को आप बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये नाम आपको याद करने। देखो यदि ये अंडजनन का होता तो यहाँ पर जो कोशिका बनी थी उनका क्या नाम दिया था हमने, ऊगोनिया। लेकिन ये शुक्र जनन हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ आदि जनन कोशिका से जितनी भी कोशिकाएं बनी हैं उन सभी को आप क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, या शुक्र जनन मात्र कोशिका या शुक्र जनन कोशिका। ये बात आपको समझ में आ गई। तो हो गई भाई गुणन प्रावस्था, इतनी सी है, बस आप थ्योरी पढ़ लेना चाहें इतना ही लिखा हुआ होगा कि आप वृषण की आदि जनन कोशिका जो होती है उसमें लगातार समसूत्री विभाजन होने से द्विगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिन्हें स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, या ये द्विगुणित होती है। इतनी सी बात है केवल, ठीक है। तो ये तो हुई भाई गुणन प्रावस्था। अब हम बात करते हैं वृद्धि प्रावस्था की। ध्यान से सुनना मेरी बात को। जो अंडजनन में हमने वृद्धि प्रावस्था की बात की थी तो वहाँ तो केवल मैंने एक ही ऊगोनिया को डेवलप किया था, क्योंकि मादा में हर महीने एक ऊगोनिया डेवलप होती है, एक ऊगोनिया। लेकिन नर की जो स्पर्मेटोगोनिया बनी है ना, जितनी भी ये स्पर्मेटोगोनिया बनी है, ये सभी की सभी वृद्धि प्रावस्था में जा सकती हैं और शुक्राणु बनाएंगी। ये अंतर है। देखो स्पर्मेटोगोनिया जो बनी है ये तो सब की सब वृद्धि में जा सकती हैं, या कुछ रिजर्व भी रह जाती हैं और अधिकांश चली जाती हैं। समझ पा रहे हैं। हो सकता है मान लीजिए 100 बनी तो उनमें से 90 शुक्राणु बनाएं और 10 रिजर्व रह जाएं, ऐसा भी हो जाता है। या 100 की 100 ही शुक्राणु बना दें, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन ऊगोनिया कितनी भी हों, हर महीने कितनी डेवलप होगी, केवल और केवल एक। कोई रेयर चांस में 2 हो जाती हैं, बाकी एक ही होती है हमेशा। ठीक है भाई, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो ये बात समझ में आ गई स्पर्मेटोगोनिया की। तो ये स्पर्मेटोगोनिया बन गई। अब इनमें से हम किसी भी एक स्पर्मेटोगोनिया को क्या कर लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं। हालांकि सभी हो सकती हैं, पर हमें तो अपने एक को लेके चलना है भाई अभी यहाँ पे। तो ये तो गुणन प्रावस्था हो गई,
तो गुणन प्रावस्था में तो समसूत्री विभाजन होते हैं जिससे स्पर्मेटोगोनिया बनी। अब ये कौन सी प्रावस्था चल रही है? वृद्धि। तो वृद्धि प्रावस्था में तो सीधी सी बात है कि जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं वो अपने आकार में क्या कर लेते हैं? वृद्धि कर लेते हैं। और जो वृद्धि की हुई ये कोशिका होती है ना, इसको आप बोलते हैं प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। क्या नाम हो गया इसका? प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। और यदि ये अंडजनन होता तो उसका क्या नाम था? प्राथमिक oocyte। इतनी सी बात है यार, ये नाम आपको याद करने केवल। वहां तो ये नाम प्राथमिक oocyte था और यहां इसका नाम क्या हो गया? प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट हो गया। ठीक है, तो ये वृद्धि की हुई स्पर्मेटोगोनिया है। अब ये वृद्धि प्रावस्था हो गई। अब इस स्पर्मेटोसाइट में कौन सा विभाजन होगा? वही अर्धसूत्री फर्स्ट होगा। अब इससे डायरेक्ट दो कोशिका बनेंगी, कोई बड़ी छोटी नहीं बनती है, समान बनती हैं। तो जब ये अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है तो ये कैसी कोशिका होंगी? हैप्लॉइड होंगी, अगुणित कोशिका होंगी। और जो ये अगुणित कोशिका बनती है ना, इन अगुणित कोशिका का नाम होता है द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। दिख रहा है आपको यहां तक? क्या नाम है इसका? द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। क्या है भाई? द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। तो समझ में आ गई आपको कि द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कैसे बनी? कि जो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट थी उसमें जब अर्धसूत्री फर्स्ट हुआ तो दो अगुणित कोशिकाएं बनी जिनको आप द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। ठीक है, अब इन द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट में अगेन अर्धसूत्री हुआ, वो भी कौन सा? सेकंड। तो इससे बताओ चार क्या बनेंगी? चार ही तो बनेंगी। अब ये जो चार हैं वो भी अगुणित हैं। अब ये जो अगुणित चार कोशिका बनी है ना द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट से, आप इन्हीं को कहते हैं लालाओ स्पर्मेटिड। ये जो चार कोशिका बनी ना लास्ट में, इन्हीं को आप क्या कहते हैं? स्पर्मेटिड, यानी कि शुक्राणु पूर्वी। अब ये जो शुक्राणु पूर्वी हैं आगे चलकर क्या बना लेंगी? चार स्पर्म, यानी कि चार शुक्राणु बना लेंगी। क्या बना लेंगी भाई? चार शुक्राणु। तो आपको ये क्लियर दिखाई दे रहे हैं चार शुक्राणु? क्लियर दिखाई दे रहे हैं ना चार शुक्राणु? ठीक है, तो अब सुनिए मेरी बात, एक एक चीज बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए आप। देखो, आपका पहला चरण क्या था बताओ? आपका पहला स्टेप था शुक्राणु पूर्वी का निर्माण होना। तो भाई आपके स्पर्मेटिड तो यहां तक बन गए। ये चार आपको राउंड शेप की सेल दिखाई दे रही हैं, ये तो आपके स्पर्मेटिड है। ठीक है, तो पहला स्टेप तो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अब दूसरा जो स्टेप है जिसका नाम था शुक्र कायांतरण, या आप इसको स्पर्मेटियोलाइसिस के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में। शुक्र कायांतरण, स्पर्मेटियोलाइसिस। क्या नाम है इसका इंग्लिश में? स्पर्मेटियोलाइसिस। ठीक है, शुक्र कायांतरण को। तो देखो, ये तो अपरिपक्व शुक्राणु बोल दूं मैं इनको, जो स्पर्मेटिड है। अब ये अपरिपक्व जो शुक्राणु हैं वो आगे चल के क्या बना रहे हैं? ये आगे चल के चार स्पर्म बना रहे, चार शुक्राणु। ठीक है, तो इस घटना को आप क्या बोलेंगे? केवल शुक्र कायांतरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे इस घटना को? शुक्र कायांतरण। इसको हम ब्रीफली पढ़ेंगे भाई, डीपली पढ़ के चलेंगे इसको, कि आखिर ये स्पर्मेटिड किस प्रकार इस प्रकार की संरचना बदली। देखो, आपकी जो स्पर्मेटिड थी वो इस प्रकार थी। ठीक है, और ये स्पर्मेटिड आगे चल के ना इस प्रकार की संरचना में बदल जाती है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये हवा दिख रहा है आपको, ये हवा भैया शुक्राणु है, ये स्पर्म है। स्पर्म हवा से याद आया, पहले छोटे छोटे बच्चे थे तो ऐसे डराते थे, शायद मुझे थोड़ा सा धुंधली याद है, ऐसे करते थे ना। एक तो वो था आँख मीचने वाला सिस्टम है ना, ऐसे करते थे, ऐसे डराते थे ना।
और छोटे छोटे बच्चों को हवा शब्द से तो बहुत डर लगता था ना, हवा। ठीक है, कोई बात नहीं भाई। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये बेलनाकार जो दिख रहा है, ये राउंड शेप है और ये बेलनाकार संरचना है। तो ये तो स्पर्मेटिड है ये वाला, और ये है एक परिपक्व शुक्राणु। तो सुनिए, स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना स्पर्मेटियोलाइसिस कहलाता है, शुक्र कायांतरण कहलाता है। वही बात हो गई ना, जैसे मेंढक का लार्वा है और वो वयस्क में बदल जाता है, उसे कायांतरण बोलते थे, मेटामॉर्फोजेनेसिस। उसी प्रकार यहाँ जो स्पर्मेटिड है उससे इस प्रकार की संरचना बन रही है, तो आप इसको शुक्र कायांतरण बोल देंगे। ठीक है, तो बताइए 2 स्टेपों में आपका एक परिपक्व शुक्राणु बन रहा है नहीं बन रहा? क्योंकि वास्तविक शुक्राणु तो ऐसा होता है, लेकिन पहले चरण में कैसी संरचना बनी थी? एक राउंड संरचना बनी थी। तो बताइए इनमें डिफरेंट है कि नहीं भाई? आप समझ रहे मेरी बात को? ठीक है, तो ये 2 चरणों में कंप्लीट हो गया ना आपका शुक्र जनन। स्पर्मेटोजेनेसिस की जो घटना है ना कंप्लीट हो गई ना। एक बार फिर देख लें इसको। देखो, शुक्र जनन की क्रिया 2 चरणों में पूरी होती है, एक शुक्राणु पूर्वी का निर्माण और एक शुक्र कायांतरण। बात करें शुक्राणु पूर्वी की, तो आपको कहना है कि शुक्राणु पूर्वी का निर्माण 3 प्रावस्थाओं में होता है, क्योंकि ये बनानी है आपको। ये कितनी प्रावस्थाओं में बनी है? 3 प्रावस्थाओं में। देखना जरा कैसे कैसे। सबसे पहली गुणन प्रावस्था, किसमें आदि जनन कोशिका होती है, जिसमें लगातार समसूत्री विभाजन होते हैं, जिससे स्पर्मेटोगोनिया बनती हैं। ठीक है, ये तो ही गुणन प्रावस्था। अब बात करें वृद्धि प्रावस्था की, तो आप बोलेंगे कि स्पर्मेटोगोनिया अपने आकार में वृद्धि कर लेती है और इसे क्या बोलते हैं? प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं, जो भी कैसी है? द्विगुणित है। अब आप चलेंगे परिपक्व प्रावस्था पे, तो आप बोलेंगे कि प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है, जिससे 2 अगुणित कोशिका बनती हैं। क्योंकि मैंने कहा था कि जब भी किसी कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो जब ये डिप्लॉयड है तो हैप्लॉयड सेल में बदल जाएगी ना। तो इन हैप्लॉयड सेल कितनी बनी? 2। तो इनको आप क्या बोलेंगे? द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप इनको? द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे। कितनी द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट बनी है? 2। किससे? प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री फर्स्ट से। अब ये जो द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट हैं, इनमें दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिससे कितने कोशिका बनेंगी? 4। ये भी कैसी होंगी? अगुणित। और इनका क्या नाम रहेगा भाई? स्पर्मेटिड। तो स्पर्मेटिड बना ली ना हमने 3 प्रावस्थाओं में। अब सेकंड चरण चलेगा, कौन सा? शुक्र कायांतरण। तो शुक्र कायांतरण में मैंने लिखा हुआ है परिभाषा, आप देखना कैसे, कि अगतिशील गोलाकार। देखो, ये तो है स्पर्मेटिड, ये गति नहीं कर सकती, ये नॉन मोटाइल या अगतिशील स्ट्रक्चर होती है ना। अगतिशील गोलाकार स्पर्मेटिड से गतिशील बेलनाकार शुक्राणु का बनना ही क्या कहलाता है? शुक्र कायांतरण कहलाता है। केवल आपको इतनी सी इसकी परिभाषा लिखनी है। ठीक है, अब ये घटना कैसे होती है? देखो, आपके दिमाग में क्वेश्चन तो आ ही रहा होगा, सर ये गोल संरचना थी, आपने कैसे बदल दिया इसमें? ठीक है, तो ये घटना हम डिटेल में पढ़ेंगे भाई, कि आखिर इस संरचना से ऐसी संरचना कैसे बनी। आपको भी बहुत इंटरेस्ट आएगा इसको समझने में, ये कैसे बनी। लेकिन जब भी हमसे कोई शुक्र कायांतरण पूछे तो आप केवल इतना बोलिए कि भाई अगतिशील गोलाकार स्पर्मेटिड से गतिशील बेलनाकार स्पर्म का बनना ही क्या कहलाता है? शुक्र कायांतरण कहलाता है। देखो, ये तो अगतिशील संरचना थी, और जब आप इससे एक गतिशील संरचना बना लेंगे या परिपक्व शुक्राणु बना देंगे, तो आप इसी घटना को किस नाम से जानेंगे? शुक्र कायांतरण के नाम से। क्योंकि आरेख में आपको दिख रहा है ये जो 4 स्पर्मेटिड हैं, इससे वास्तविक 4 शुक्राणु बन रहे हैं। तो ये यहाँ तक तो स्पर्मेटिड का निर्माण वाला घटना हो गई, चरण हो गया, और ये वाला शुक्र कायांतरण वाला चरण हो गया। तो ये है भैयाओ शुक्र जनन का आरेख। बात समझ में आ गई?
तो आरेख देखो मैं आपको बता दूं कि आपके क्वेश्चन में केवल आपसे आरेख ही पूछा जाता है, आरेख ही पूछा जाता है, ठीक है। तो आप आरेख की तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करना भाई। और रही बात इसकी थ्योरी की, तो जिस बच्चे पे आरेख बनाना आता है ना, वो थ्योरी अपने आप बना देगा। एक बार इसको पढ़ के देख लेना, अपने माइंड में सेट कर लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इन टॉपिक में, ठीक है। तो दो टॉपिक जो हमारे इम्पोर्टेंट है वो कंप्लीट हैं। मतलब एक तो अंडजनन का निर्माण कैसे, अंडजनन की घटना कैसे, और शुक्रजनन यानी कि अंड कैसे बनता है और शुक्राणु कैसे बनता है। तो इस आरेख में आपको शुक्राणु बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। उस आरेख में आपको अंड बनता हुआ नजर आ रहा था। तो दोनों के आरेख आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बीवीएम कर लेना, दोनों के आरेख को बिल्कुल पूछे जाते हैं भाई। तो ये आरेख आप पे बनाना आना चाहिए। अब मैं यहाँ कुछ बेसिक क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ जो मुझे आपको समझाने हैं। सुनिए भाई, थोड़ा सा गौर करना। एक क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ उस पर थोड़ा गौर करना। ये जो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट है ना, यहाँ पे जरा देखिए, एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट है, ये कितने शुक्राणु बना रही है आप बताओ। यह एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट है ना, ये कितने शुक्राणु बना रही है? 4 शुक्राणु। देखो एक ही प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट है ना, ये एट लास्ट कितने स्पर्म बना रही है? 4 शुक्राणु। लेकिन यदि मैं आपसे कहूं कि भाई द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कितने शुक्राणु बनाती है, ध्यान से सुनो मेरे इस क्वेश्चन को। मैं यदि आपसे कहूं कि भाई लालाओ प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कितने शुक्राणु बना रही है, तो आपका आंसर है, आप खुद देखो, यह अकेली प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट है। तो एट लास्ट इसने कितने शुक्राणु बनाए हैं? 4 शुक्राणु। लेकिन यह कौन है? द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट, और ये भी तो द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट है भाई। अरे द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट तो संख्या में 2 हैं, तो एक द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कितने शुक्राणु बना रही है आप खुद देख लीजिए, कितने बना रही है? 2। एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कितने शुक्राणु बनाती है आप जरा देखो तो सही यार। 4 नहीं बना रही क्या? 4 ही तो बना रही है, दिख रहे ना 4 आपको। तो आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको इतना कहना है कि सर जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होती है ना, वो 4 स्पर्म का निर्माण करती है, 4 शुक्राणु बनाती है। जबकि द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कितने स्पर्म बनाती है भाई? 2 स्पर्म बनाती है। अरे भाई द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट की संख्या 2 है, एक ये रही और एक ये रही, और ये प्रत्येक कितने बना रही है आप खुद देख लीजिए, 2 बना रही है आप। तो कॉन्क्लूजन क्या निकला भाई? निष्कर्ष क्या निकला इस बात का निष्कर्ष मेरे प्यारे बच्चों केवल ये निकला कि जो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट होती है वो तो बनाती है 4 शुक्राणु, और द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट जो होती है वो बनाती है 2 शुक्राणु। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये तो बात हुई शुक्र जनन की। अब अंड जनन में जरा ध्यान दीजिए, अंड जनन में जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं यहीं पे बताऊं। देखो अंड जनन में आपके पास ये एक द्विगुणित कोशिका थी जिसको आप कहते थे प्राथमिक oocyte, कहते थे ना प्राथमिक oocyte। अब ये प्राथमिक oocyte 2 कोशिकाओं में बदला, इसको आप बोलते हैं द्वितीयक oocyte, और द्वितीयक oocyte ने फिर 2 कोशिका बनाई, और इसको आप बोलते हैं अंड, बोलते हैं ना अंड। अब जरा आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कीजिए, क्या प्राथमिक oocyte लास्ट में केवल एक ही अंड बना रहा है ना? अंड कितने बन रहे हैं? केवल एक। किससे? प्राथमिक oocyte से। और यदि मैं कहूं कि लाला द्वितीयक oocyte से कितने अंड, तो भी आपका आंसर कितना है? 1 है। अरे मेरे प्यारे बच्चों अंड तो एक ही बन रहा है भाई। अरे अंड जनन में अंड तो एक ही था, ये तो पोलर बॉडी थी, फर्स्ट और सेकंड पोलर बॉडी। समझ में आ रही मेरी बात? तो यहां से क्या क्वेश्चन आपकी नजर में आया कि
प्राथमिक oocyte हो चाहे द्वितीयक oocyte हो, बनेगा केवल एक ही अंड हमेशा ही। चाहे तो प्राथमिक oocyte हो चाहे द्वितीयक oocyte हो, हमेशा कितना अंड बनेगा भाई? केवल एक अंड बनता है, केवल एक। जबकि शुक्र जनन में प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 4 और द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट से 2। तो अंतर है कि नहीं इसमें बताओ? अंतर है ना। आपको इतना याद रखना था केवल कि साहब oocyte तो चाहे प्राथमिक हो और चाहे द्वितीयक हो, बनेगा एक अंड। ये अपने माइंड में आपको याद रखना है। जबकि साहब प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट तो बनाती है 4 और द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट बनाती है 2। ये आपके दिमाग में क्वेश्चन है, ठीक है। चाहे तो आप इसको नोट कर लीजिए, आपके भविष्य में बहुत काम आएगा। लिख लीजिए, चाहे ऊपर लिख लो कि प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट 4 शुक्राणु जबकि द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट 2 शुक्राणु बनाती है, ठीक है। नीचे लिख लेना, प्राथमिक oocyte हो या द्वितीयक oocyte हो, हमेशा एक ही अंड कोशिका बनती है। ये शब्द आप लिख सकते हैं। अब ये मैं यहाँ ऐसे ही एनर्जी थोड़ी वेस्ट कर रहा हूँ आपको इसको समझाने में। आपको लगता है कि मैं अपनी एनर्जी को ऐसे वेस्टेज कर रहा हूँ इसको बताने में? इसके पीछे बहुत बड़ा कोई कारण होगा ना, ठीक है। बहुत बड़ा कारण होगा ना, तभी तो आपको इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। अब वो कारण क्या है भाई, वो सुनिए। नीट में या आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, छोटा सा क्वेश्चन। ये मैं आपको पहले भी बता चुका था, जब मैंने आपको शायद लघु बीजाणु जनन वाली घटना बताई होगी, तब भी मैंने आपको बताया था। वहाँ मैंने पराकण की बात की थी और तब मैंने कहा भी था कि जब मैं आपको चैप्टर नंबर 3 पढ़ाऊंगा तो वहाँ और ऐसी बातें बताऊंगा। तो यहाँ जो बातें हैं वो सुनिए। क्वेश्चन कैसे आता है, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आपको इसका आंसर करना है, ठीक है भाई। ये तो आपको बात समझ में आ गई। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन देता हूँ, आपको उसका आंसर करना है भाई, है ना। आंसर करना है, आपको आंसर करना है। देखिए क्वेश्चन आप सुन लीजिए। 100 शुक्राणु व 50 अंडाणु बनाने के लिए कितनी प्राथमिक जनन कोशिकाओं, अब मैंने डायरेक्ट जनन कोशिकाओं लिख दिया है। अच्छा, डायरेक्ट जनन कोशिका का मतलब मैं आपको बता दूं, आप बोलेंगे प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट और प्राथमिक oocyte, समझ में आ गई? तो दोनों को मैंने सम्मिलित लिख दिया है। सुनना मेरी बात को, कितनी प्राथमिक जनन कोशिकाओं की आवश्यकता होगी, इनका अनुपात बताओ। अनुपात और बताना हो लालाओ, अनुपात बताना है मुझे। क्वेश्चन क्या है कि आपको 100 तो बनाने शुक्राणु और 50 बनाने अंडाणु, और आपको कोशिका दी गई है केवल कौन सी? प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट और प्राथमिक oocyte, है ना। तो आप बताइए कि आपको कितनी प्राथमिक कोशिकाओं की आवश्यकता होगी 100 शुक्राणु और 50 अंडाणु बनाने के लिए, और उनका अनुपात लिख के मुझे कमेंट बॉक्स में बताना भाई। अनुपात लिखो इसको फटाफट, टाइम दे रहा हूँ 1 मिनट का, फटाफट लिखिए भाई, इसको लिखो फटाफट, कमेंट बॉक्स में करते जाइए। करो फटाफट, हो गया होगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है भाई। अब आपको तो अपने माइंड में एक ही कंसेप्ट सेट होना चाहिए कि साहब प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं तो साहब 4 शुक्राणु और द्वितीयक से 2, ठीक है। अब अंड जनन में तो यार एक ही बात है, चाहे प्राथमिक हो चाहे द्वितीयक हो, हमेशा एक अंड बनेगा। ये कंसेप्ट आप याद रखो। तो इससे वो कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, कोई सी भी कोशिका दे दे। अब जैसे मैंने यहाँ प्राथमिक दी है, हो सकता है वो द्वितीयक दे दे, तो उसके हिसाब से हमें उसका आंसर करना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भाई बोर्ड एग्जाम में और नीट दोनों में ही पूछे जाते हैं। ये भी बोर्ड एग्जाम में भी पूछ लिया गया है और नीट में भी पूछ लिया गया है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है।
चलिए, तो ये शुक्र जनन हुआ। अब बात आती है आपकी बुक में और नोट्सों में दो प्रकार के आरेख दिए हुए हैं, दो प्रकार के आरेख। देखो ये तो आरेख ही निरूपण है उसका, है ना, और एक आरेख उसका हिंदी में और बताया गया है ना आरेख। तो उस आरेख को भी हम बना के देखते हैं भाई कितना सिंपल है। देखो तो सबसे पहले हम इसके आरेख बनाएं, तो कैसे बनाने, देखो सबसे पहले आपके पास कौन सी कोशिका है, आदि जनन कोशिका है। इस आदि जनन कोशिका में कौन से विभाजन हुए, समसूत्री। तो क्या बन रही हैं, स्पर्मेटोगोनिया बन रही हैं। क्या बन रही हैं, स्पर्मेटोगोनिया। अब स्पर्मेटोगोनिया ने क्या कर ली, वृद्धि। तो क्या बनी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनी। समझ गए, बिल्कुल इसी हिसाब से चल रहे हैं हम। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हुआ, अर्धसूत्री फर्स्ट। तो क्या बना भैया, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट बना। अब द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट में क्या हुआ, अर्धसूत्री सेकंड हुआ, जिससे क्या बनी भाई लालाओ, अरे पता ही है भाई, शुक्राणु पूर्वी बनी। और शुक्राणु पूर्वी से लास्ट में क्या बन गए, शुक्राणु बन गए। इस घटना को आप क्या बोलेंगे, कायांतरण बोलेंगे। तो ये इसका हिंदी आरेख हो गया, समझ रहे हैं। ये तो पूरा आरेख ये निरूपण है, आपने विस्तृत करके बताया कि कैसे ये बना, लेकिन ये इसका केवल हिंदी आरेख है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, ठीक है भाई, क्लियर है सारी बातें। तो यदि आपसे पूछा जाए कि शुक्र जनन का आरेख बनाओ, शुक्र जनन की क्रिया का आरेख बनाओ, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे पूछेगा वो कि शुक्र जनन किसे कहते हैं, इसका आरेखीय निरूपण कीजिए, आरेख बनाओ। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी आपसे वो आरेख की बात पूछे तो आपको दोनों आरेख एक साथ बनाने हैं भाई, समझ रहे हैं। आपको एक ही आरेख नहीं बनाना है, आपको दोनों आरेख एक साथ बना के चलने जब वो शुक्र जनन का आरेख पूछे। तो भाई यदि आप ये आरेख बनाना आता है तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कि आपको उसमें देखना भी पड़ेगा, बिल्कुल इसी को तो हमने रख दिया है यहाँ पे। जैसे पहले आदि जनन कोशिका आती है, इसमें समसूत्री हुआ, स्पर्मेटोगोनिया बनी, सारी चीज़ें वही तो है। तो ऐसे आरेख बनाना है। अब बिल्कुल उसी प्रकार आपके अंड जनन का आरेख है। जब भी आप अंड जनन के आरेख को देखेंगे तो उसकी साइड में उसका हिंदी आरेख बना हुआ है, तो आप उसको देखना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, वो बिल्कुल सेम है। जैसे यहाँ पे आदि जनन कोशिका समसूत्री हुआ, यहाँ उगोनिया बन जाएंगी, वृद्धि से प्राथमिक ऊसाइट, फिर अर्धसूत्री फर्स्ट से द्वितीयक ऊसाइट, और द्वितीयक ऊसाइट में सेकंड से अंड, बस इतना है। वहाँ अंड तक लिखना है, छोटा सा है वहाँ तो आप देख लेना, कर लेंगे इसको, ठीक है। तो कोई डाउट आपको यहाँ तक, तो कोई दिक्कत नहीं इन दोनों टॉपिक में। ये दोनों टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, एक तो शुक्र जनन और एक अंड जनन, ठीक है भाई। तो दोनों आरेख की आपको आज ही प्रैक्टिस करनी है, दोनों आरेखों की, ठीक है। समझ रहे आप मेरी बात को, दोनों आरेखों की आज ही आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आरेख हैं भाई, बहुत इम्पोर्टेंट आरेख है दोनों। इनके चांस बहुत होते हैं भाई क्वेश्चन पेपर में आने के। तो कोई दिक्कत नहीं है इनमें। और यहाँ से जो मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, बेसिक क्वेश्चन, कि कितने शुक्राणु और अंडाणु बनाने के लिए, ये वाला क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए, ठीक है। अब सुनो, शुक्र जनन और अंड जनन, शुक्र जनन और अंड जनन दोनों की बात हमने कर ली, दोनों की। और अब जो हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे वो करेंगे शुक्र जनन की समानता और अंतर वाला। तो ये जो समानता और अंतर वाला जो टॉपिक है ना, इसको मैं क्यों बता रहा हूँ मैं आपको बता दूँ फिर। हालांकि अब जो टॉपिक था वो आना चाहिए था
कि आखिर ये शुक्र कायांतरण कैसे हुआ, ठीक है। लेकिन उसके लिए कल के लिए हम रिजर्व रखेंगे, क्योंकि वो अकेला कल वाला टॉपिक है भाई, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। कल हम शुक्र कायांतरण देखेंगे और शुक्राणु की संरचना के बारे में बात करेंगे, तो वो कल के दिन वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, तो मैं ये छोटे टॉपिकों को आज हम देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, सुनिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई कि जो शुक्र जनन और जो अंड जनन की घटना है, इनमें क्या समानता होती है। समानता देख रहे हैं हम कि भाई शुक्र जनन और जो अंड जनन होता है, इनमें क्या क्या समानताएं दोनों क्रियाओं में। तो समानता आप जरा ध्यान दीजिए, सुनो। पहला पॉइंट, दोनों जो क्रिया होती हैं वो जनन उपकला से प्रारंभ होती हैं। कहाँ से प्रारंभ होती हैं? जनन उपकला से, क्योंकि जनन उपकला में ही इनकी जनन कोशिका होती हैं। हालांकि वैज्ञानिक अंड जनन वाली घटना को जनन उपकला से नहीं मानते, लेकिन आपको ये लिखा हुआ है तो आपको यही पढ़ना है कि दोनों की जो क्रियाएं वो कहाँ से प्रारंभ होती हैं? जनन उपकला से, ठीक है। दूसरी समानता, दोनों में 3 प्रावस्थाएं होती हैं। अब आपको पता ही है 3 प्रावस्था, बताओ दोनों में होती है नहीं होती समान? गुणन, वृद्धि और परिपक्व प्रावस्था, बताओ होती नहीं होती? दोनों में समान होती है ना, तो समानता ही तो है भाई। तीसरी बात, दोनों की गुणन प्रावस्था में तो समसूत्री विभाजन चले कि ना चले बताओ। और परिपक्व प्रावस्था में दोनों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। बताइए दोनों में होता है नहीं होता? आप खुद देखिए, गुणन प्रावस्था में समसूत्री विभाजन होता है और परिपक्व प्रावस्था में अर्धसूत्री विभाजन होता है, दोनों में ही होता है ना, तो ये समानता ही तो है, ठीक है। लास्ट, दोनों जो क्रियाएं होती हैं उनमें अंत में क्या बनते हैं? अगुणित युग्मक बनते हैं। बताओ समानता है कि नहीं? दोनों में ही लास्ट में क्या बनेंगे? अगुणित युग्मक बनेंगे। क्या बनेंगे? अगुणित युग्मक। तो ये 4 तो है भाई समानता। नहीं, आपको ये इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना है, 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कई बार, 2 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन दे देता है वो कि शुक्र जनन और अंड जनन में समानता या इनमें अंतर। तो हमने पहले क्या देखा? इन दोनों में समानता देखी है। क्या देखी है? समानता। तो समानता के बारे में आपको पता चल गया। क्या समानता है? कि दोनों ही जनन उपकला से प्रारंभ होती है क्रियाएं, मतलब शुक्र जनन की वृषणकी से और अंड जनन की अंडाशयकी से। दोनों में 3 प्रावस्थाएं होती हैं, आपको पता ही है, गुणन, वृद्धि, परिपक्व दोनों में समान होती हैं। दोनों की घटनाओं में गुणन प्रावस्था में समसूत्री होता है और परिपक्व प्रावस्था में अर्धसूत्री होता है, ये भी आपको पता है। दोनों ही क्रियाओं में सबसे लास्ट में क्या बनते हैं? अगुणित युग्मक बनते हैं। तो बताओ क्या दिक्कत है भाई इसमें? आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो ये समानता वाली बात याद हो जाएगी, ठीक है। ये है समानता, किसमें? शुक्र जनन और अंड जनन में। तो 4 समानताएं थी जो आपको याद रखनी है भाई। अब समानता के बाद हम बात करते हैं अंतर के बारे में। तो इधर में शुक्र जनन लिख दूं और इधर में अंड जनन लिख दूं, ठीक है भाई। ये तो शुक्र जनन और ये अंड जनन। तो अंतर की यदि हम बात करें तो देखो, पहला अंतर, शुक्र जनन कहाँ होता है? वृषण में संपन्न होती है क्रिया। भाई शुक्र जनन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? वृषण में। जबकि अंड जनन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? अंडाशय में। बताओ होती नहीं होती? शुक्र जनन की क्रिया तो वृषण में संपन्न होती है
और अंडजनन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? अंडाशय में। तो बहुत नॉर्मल सी बात है। सेकंड बात करें, इसमें दोनों परिपक्व विभाजन, इसमें दोनों परिपक्व विभाजन वृषण में होते हैं। दोनों परिपक्व विभाजन कहाँ होंगे? वृषण में होंगे। और दूसरे को तो आपको पता ही हो, दूसरा तो अपने आप कर लेंगे ना। इसमें तो दोनों परिपक्व विभाजन कहाँ होंगे? वृषण में। और इसमें अच्छा दूसरा क्या है मैं आपको बता दूं, इसमें जो द्वितीयक विभाजन है, ध्यान से सुनना, द्वितीयक विभाजन जो सेकंड अर्धसूत्री विभाजन होता है ना, वो अंडाशय के बाहर होता है भाई। कहाँ होता है? अंडाशय के बाहर। इसमें जरा समझो ध्यान से। देखो, आपने देखा होगा कि वृषण में दोनों अर्धसूत्री विभाजन हुए थे, है ना, फर्स्ट और सेकंड। लेकिन अंडजनन की क्रिया में पहला अर्धसूत्री विभाजन तो अंडाशय के अंदर होता है। और आपको याद है ना, मैंने कहा तो था भाई कि अंडाशय से द्वितीयक oocyte फैलोपियन नलिका में आ जाता है, और जब उससे कोई शुक्राणु संपर्क में आता है तब अर्धसूत्री सेकंड होता है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप बताइए, क्या यहाँ पर द्वितीयक विभाजन अंडाशय के बाहर नहीं हो रहा है क्या, फैलोपियन नलिका में? तो ये अंतर ही तो है। ठीक है, तो ये अंतर है। तीसरा, इसमें सभी स्पर्मेटोगोनिया शुक्राणु बनाती हैं। बताओ, मैंने यही तो बात कही थी आपसे कि यहाँ में जितनी स्पर्मेटोगोनिया बनेंगी वो सब की सब शुक्राणु बना सकती है, लेकिन इसमें केवल एक oogonia अंड बनाती है। अंतर है ना दोनों में। यहाँ तो जितनी भी स्पर्मेटोगोनिया बनेंगी सब की सब शुक्राणु बना सकती हैं, लेकिन अंडजनन में केवल एक oogonia ही हर महीने अंड बनाती है। हर महीने मादा में एक oogonia डेवलप होती है केवल, और अंड बनाती है। ठीक है, समझ में आ गई बात? और इसमें आपको पता ही है कि इसमें 4 शुक्राणु बनते हैं। कितने? 4 शुक्राणु बनते हैं, और इसमें मात्र एक अंडाणु बनता है। तो ये 4 अंतर हैं भाई, छोटे छोटे से 4 अंतर हैं, छोटे छोटे से। देखो, ये क्रिया वृषण में संपन्न होती है शुक्र जनन वाली, और अंड जनन वाली अंडाशय में संपन्न होती है। दूसरी बात करें कि शुक्र जनन में दोनों अर्धसूत्री विभाजन कहाँ संपन्न होते हैं? वृषण में ही संपन्न होते हैं, जबकि यहाँ पे सेकंड मियोसिस अंडाशय से बाहर होता है, यानी कि फैलोपियन नलिका में होता है। इसमें सभी स्पर्मेटोगोनिया शुक्राणु बनाती हैं, लेकिन इसमें केवल एक ही oogonia अंड बनाती है। तो अंतर है भाई, इसमें 4 शुक्राणु बनते हैं एट लास्ट, और इसमें केवल एक अंडाणु बनता है। तो बताओ क्या दिक्कत है इसमें? तो ये आपके 2 छोटे छोटे से टॉपिक, एक समानता वाला और एक अंतर वाला, कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो कोई दिक्कत बताओ इन टॉपिक में आपको, है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? बहुत सिंपल सी टॉपिक है। ये चैप्टर हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं है, 3-4 दिन में ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 3-4 दिन का चैप्टर हो रहा है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है भाई। अभी हम एक एक टॉपिक को और इंटरेस्ट तरीके से पढ़ते चलेंगे। अगले जो टॉपिक हैं उनमें और इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं वो हम पढ़ते चलेंगे, पूरी जानकारी लेंगे। सुनिए, तो आज आपको क्या करना है? आज आपको अंडजनन और शुक्रजनन दोनों के आरेख की प्रैक्टिस करनी है भाई। प्रैक्टिस करनी है 100%, है ना? बना के देखने आपको कि हम इन आरेखों को बना सकते हैं नहीं बना सकते। बहुत सिंपल है, मैंने बता दिया आपको, एक बार आप देखना आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप समानता और अंतर वाला क्वेश्चन भी देख लेना भाई। इस क्वेश्चन के भी बाई चांस बन जाते हैं। हो सकता है आपसे 2 नंबर का छोटा सा क्वेश्चन ही पूछ ले कि इनमें अंतर बताओ, इनमें समानता बताओ। याद तो सारी चीज़ करनी है। ठीक है,
और जो मैंने आपको बताया था कि 100 शुक्राणु अंडाणु बनाने के लिए कितनी प्राथमिक द्वितीयक ऐसे चाहिए, तो इस प्रकार के क्वेश्चन की भी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? ठीक है, तो आज केवल हम अभी नहीं, अभी को तो क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, कोई बात नहीं है ना। तो कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा ना, वो एक तो हम देखेंगे कि शुक्राणु की संरचना कैसी होती है, और एक देखेंगे शुक्र कायांतरण कैसे होता है, अर्थात एक स्पर्मेटिड से परिपक्व शुक्राणु बनता कैसे, डेवलप कैसे होता है। ये दोनों घटनाओं के बारे में हम कल बात करेंगे। अब आपकी स्क्रीन पर आपके लिए एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, बहुत ही छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है, नर के शिशन के समजात अंग कौन सा है। ये वो क्वेश्चन है जो सभी की सभी नीट में पूछे जा चुके हैं भाई, ये कोई फालतू वाले क्वेश्चन नहीं है, ये सब की सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो नीट में पूछे जा चुके हैं। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि नर के शिशन के समजात अंग कौन सा है, तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए भाई, फटाफट दीजिए। ठीक है, तो बाकी बातें करेंगे अब कल। ओके, आंसर जरूर कीजिए भाई।